हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज हम लोग एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का पार्ट ए का 7वां मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। 6 मॉक टेस्ट सॉल्व करवा चुकी हूँ। पार्ट ए पार्ट बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अपना कॉपी पेन उठा लो, अपने आंसर नोट डाउन करते जाना और मैच करते जाना सही आंसर के साथ में, और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना। स्टार्ट करते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 ने किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को, राइट टू एजुकेशन एक्ट को, या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को? क्या आएगा चारों में से सही आंसर? जल्दी से नोट डाउन करो। तो बहुत चर्चाओं में रहा था ये। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जो आपकी मनरेगा स्कीम थी उसका नाम चेंज करके अब वीबीजी रामजी योजना कर दिया गया है। रामजी के नाम पर किया है। ये नया वीबीजी रामजी कानून मनरेगा को बदलता है, जो ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, और अब ये जो नाम चेंज किया है और थोड़ा बहुत स्कीम में चेंज भी किया है, तो उसमें अब 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। पहले भी 100 दिन का था, लेकिन 100 दिन का रोजगार मिलता नहीं था, लेकिन अब रामजी के नाम पर किया है इन्होंने, तो 125 दिन का रोजगार तो अब देना ही चाहिए। पीएसएलवी C62 मिशन में भारत का उच्च रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, या फिर ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ के द्वारा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस मिशन में EOS-N1 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, जो भारत के स्पेस आधारित निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा। 2025 में भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी किस राज्य ने घोषित की है? महाराष्ट्र राज्य ने, गुजरात ने, तेलंगाना ने, या फिर तमिलनाडु ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य ने। ठीक है, तेलंगाना ने हैदराबाद में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को बढ़ावा देगी। AI रिसर्च, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को। ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनु भाकर, अपूर्वी चंदेला, मैरी कॉम, या फिर साइना नेहवाल? 2024 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि 2025 का ही आपको करंट अफेयर्स आएगा। कभी कुछ सालों पुराना करंट अफेयर्स भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चांसेस बहुत कम है, पर पूछ लेते हैं। तो 2024 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु भाकर, क्योंकि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है? दिल्ली जयपुर, चेन्नई बेंगलुरु, जिंद सोनीपत, या फिर मुंबई पुणे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंद सोनीपत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिंद सोनीपत हरियाणा में शुरू की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत रूट पर शुरू की गई है, जो कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक बड़ा कदम है। किस गुप्त शासक ने वीणा बजाते हुए अपने चित्र वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर कुमारगुप्त प्रथम ने? किसने ऐसे सिक्के चलाए थे जिस पर वो खुद वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए अपने चित्र वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। इसको वीणा बजाने का शौक था,
तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बाद कौन आया था? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने महाराजाधिराज का टाइटल होल्ड किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है और जिसके दरबार में नवरत्न थे, कालिदास वगैरह। और कालिदास की बुक्स वगैरह आपको पता होगी, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम और रघुवंशम, मेघदूतम, ये सारी बुक्स लिखी थी। किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने दीवाने रियासत नामक बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने दीवाने रियासत नामक बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी? इसने दीवाने रियासत नामक एक विभाग बनवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? जब 1905 में बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, तो उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था 1907 में, 1906-7 में किया था। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे अधिवेशन में करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। निम्न में से कौन सा उपकरण आरबीआई द्वारा सीधे तौर पर मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है पूछा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर राजकोषीय घाटा? किसका उपयोग नहीं किया जाता है आरबीआई द्वारा? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट डायरेक्टली यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज नहीं करता है आरबीआई डायरेक्टली? रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, ओपन मार्केट ऑपरेशन का या फिर राजकोषीय घाटे का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटे का डायरेक्टली यूज नहीं करता है इन्फ्लेशन में आरबीआई। ठीक है, राजकोषीय घाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स लाइक रेपो रेट का यूज करता है, रिवर्स रेपो रेट का यूज करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करता है। फिस्कल डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, नॉट आरबीआई डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है ये आरबीआई के। निम्न में से कौन सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में शामिल होता है? पेंशन जैसी ट्रांसफर पेमेंट, पुराने सामान की बिक्री, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य या फिर काला धन, ब्लैक मनी? इन चारों में से कौन सा जीडीपी में शामिल होता है? तो जीडीपी, जीएनपी के बारे में मैंने पहले भी पिछले वाले मॉक टेस्ट में आपको बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है जीडीपी में। अब जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताओ, जिसने पुराना टेस्ट देखा होगा पिछला वाला उसको पता होगा जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताना। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जीडीपी का मतलब क्या होता है? द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ ईयर, है ना। एक्सक्लूडेड क्या नहीं होता है इसमें? तो ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं होता है, सेकेंड हैंड गुड्स नहीं होता है, इलीगल इनकम नहीं होता है। जब मुद्रास्फीति की दर घटती है लेकिन कीमतें नहीं गिरती तो उसे क्या कहते हैं? What is the term used when inflation rate falls? इन्फ्लेशन रेट फॉल होता है बट प्राइजेस डू नॉट फॉल, लेकिन प्राइस कम नहीं होते हैं, कीमतें नहीं गिरती है। मंदी, अवमुद्रास्फीति, स्थिर मुद्रास्फीति या फिर मंदी? ये डिफ्लेशन है और ये रेसेशन है। इंग्लिश में पढ़ लेना, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या फिर रेसेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिसइन्फ्लेशन, अवमुद्रास्फीति। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अवमुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति की दर तो घटती है लेकिन कीमतें कम नहीं होती है।
ठीक है, यहाँ पढ़ लेना। डिसइन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति की दर कम होती है लेकिन कीमतें नहीं गिरती है। डिफ्लेशन क्या होता है, कीमतें गिरती है। और स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति प्लस साथ साथ में बेरोजगारी भी होती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया? 97th अमेंडमेंट 2011 का, 101वां संविधान संशोधन 2016 का, 73वां संविधान संशोधन 1992 का, या फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 का? कौन से संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि अब सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। उसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। इसके तहत 19(1)(c) में सहकारी समितियों को जोड़कर मौलिक अधिकार बनाया गया और भाग 9 भी जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश का मालवा पठार मुख्य रूप से किस मिट्टी और फसल संयोजन के लिए प्रसिद्ध है? लाल मिट्टी धान, काली मिट्टी सोयाबीन, लेटेराइट मिट्टी चाय, या फिर जलोढ़ मिट्टी गेहूं? बहुत ही इजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी मिलती है मालवा पठार पर और सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसके अलावा कॉटन भी होता है, कपास। मालवा प्लेट्यू है रेगुर ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसको, विच रिटेन्स मॉइस्चर इन साइडल फॉर सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया एंड मालवा रीजन इज इट्स मेन बेल्ट। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? तो ये भी बहुत इजी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के आर्टिकल 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ के रिजाइन करने के बाद नया उपराष्ट्रपति कौन बना था? सीपी राधाकृष्णन, याद रखना। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, या विटामिन के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के रक्त में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। इसके पूरे नोट्स मैंने आपको दे दिए थे विटामिन के। मध्य प्रदेश के किस राज्य में मध्य प्रदेश के किस जिले में बिलोवा की गुफाएं पाई जाती है? सिंगरौली में, ग्वालियर में, विदिशा में, या फिर पन्ना में? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें बिलोवा की गुफाएं मिलती है? कहाँ पर मिलेगी, कौन से जिले में बिलोवा की गुफाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर मिलती है? ग्वालियर में है बिलोवा की गुफाएं। इसके अलावा सिंगरौली में मारा की गुफाएं हैं और विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं। अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास एंड ऑलवेज सिक्योर्स टॉप रैंक, या फिर नो एरर? चारों में से किस में एरर है वो आपको बताना है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास एंड ऑलवेज सिक्योर्स टॉप रैंक, या फिर कोई एरर नहीं है, तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉय इन आवर क्लास। बॉयज आएगा, बॉय नहीं आएगा। यहाँ लिखा है इफ ही वुड हैव फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस ही वुड बी हेल्दी टुडे, या फिर कोई एरर नहीं है। चारों में से किस में एरर है? इफ ही वुड हैव फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस ही वुड बी हेल्दी टुडे, नो एरर, या फिर कोई एरर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ ही वुड हैव फॉलोड। हैव नहीं आएगा, हैड आता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल, तो इफ, हाँ हैड आएगा ना। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है इसका। हाँ सही है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको। आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो सेड राज।
क्या सही आंसर होगा चारों में से? चारों ऑप्शन पढ़ लो आप। इसकी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इंग्लिश और मैथ्स जिससे नहीं बनता है तो आप प्रैक्टिस करो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस की, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज सेड दैट ही वुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट डे। यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। इसमें भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। वाई डिड यू लीव द मीटिंग अर्ली, आस्क्ड द मैनेजर। चारों में से क्या सही होगा? आप आराम से ऑप्शंस पढ़ लो, फिर आंसर टिक करना। या फिर जिसको रूल पता है तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भी चेंज कर सकता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द मैनेजर आस्क्ड वाई आई हैड लेफ्ट द मीटिंग अर्ली। ठीक है, यहाँ लिखा है रूल्स वगैरह। इसमें भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको। प्लीज सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM, द टीचर सेड। चारों में से क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द टीचर रिक्वेस्टेड मी टू सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है ये आपको बताना है। ये तो फ्री के नंबर है बिल्कुल, ना आपको कोई तैयारी करनी है स्पेलिंग्स वगैरह की। चारों वर्ड में से किसकी स्पेलिंग गलत है? बहुत इजी है, तो सामने ही दिख रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट, एलिमिनेट की स्पेलिंग क्या होती है? ELIMINATE। एलिमिनेट होता है। ठीक है, बाकी तीनों की स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पर क्या गलत था? एम के बाद आई नहीं लगा था, बाकी सब तो सही था। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना है। डेफिनेटली की, इन्फ्लुएंशियल की, ग्रेटफुल की, या फिर नोटिसेबल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेफिनेटली। यहाँ पर टी के बाद ई आता है, बाकी पूरी स्पेलिंग सही है। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये जो ईडियम, ये मुहावरा दिया है, इसका मतलब बताना है आपको। इसका मीनिंग क्या होता है? अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड, इस ईडियम का मतलब बताना है क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ऑन द अदर साइड, इम्पैक्टिंग एवरी पार्ट, लेकिंग ओरिजिनलिटी। जल्दी से बताओ क्या मतलब होगा अक्रॉस द बोर्ड का? तो अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्पैक्टिंग एवरी पार्ट। मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं छूटेगा बिल्कुल भी, और सभी पर समान रूप से लागू होना, इसका मतलब ये होता है। ठीक, यहाँ लिखा है अप्लाई टू एवरीवन और एवरीथिंग इक्वली। ठीक है, सभी पर समान रूप से लागू होना। एग्जाम्पल भी है, द न्यू रूल्स अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड, है ना, नए नियम सभी पर समान रूप से लागू है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। किस में एरर है वो बताना है। द वॉर टर्न्ड एज अ फाइट फॉर फ्रीडम एंड बाय द एंड ऑफ द वॉर 2 lakh ब्लैक सोल्जर्स हैड जॉइंड द फाइट। किस में एरर है? द वॉर टर्न्ड में, एज अ फाइट फॉर में, बाय द एंड ऑफ, या फिर सोल्जर्स हैड जॉइंड। कौन सा गलत है, किस में एरर है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए किस में एरर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एज अ फाइट फॉर। क्योंकि टर्न के बाद एस नहीं आता है, टर्न के बाद इनटू आता है, टर्न इनटू, एज नहीं यूज होगा। यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हो। इसमें भी एरर बताना है आपको। ड्रॉपिंग कैच इज ऑफन द डिफरेंस बिटवीन लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप एंड गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड। किस में एरर है चारों में से? ड्रॉपिंग कैच में, द डिफरेंस बिटवीन में, लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप में, या फिर एंड गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड में।
जल्दी से देखिए किस में एरर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ड्रॉपिंग कैच, क्योंकि ड्रॉपिंग नहीं आएगा, ड्रॉप्ड आएगा। ठीक है, वर्ब का गलत फॉर्म यूज हुआ है इसमें, तो यहाँ पर एरर है। अब इसमें भी एरर बताना है आपको। थैंक्स टू आवर कोर, अर्थ इज wrapped इन अ मैग्नेटिक शीट दैट प्रोटेक्टेड द प्लैनेट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। इन चारों में से किस में एरर है, कौन से सेक्शन में? थैंक्स टू आवर डायनेमिक कोर में, अर्थ इज wrapped इन अ मैग्नेटिक में, शीट दैट प्रोटेक्टेड द प्लैनेट में, या फिर फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीथ दैट प्रोटेक्टेड द प्लैनेट, क्योंकि प्रोटेक्टेड नहीं आएगा यहाँ पर, क्या प्रेजेंट का यूज हुआ है, तो प्रोटेक्ट्स आएगा यहाँ पर, प्रोटेक्टेड नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेते फिर भी। थैंक्स टू डायनेमिक कोर, अर्थ इज wrapped in magnetic sheet that protected the planet from harmful radiations, sheet that protected the planet, है ना। मेन वर्ब जो सेंटेंस की है वो प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट में ही आएगा। तो हाँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर क्या आएगा? मैनी टूथ ब्रशेज आर अनरिसाइक्लेबल बिकॉज द कंपोजिट प्लास्टिक आर डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू ब्लैंक। क्या आएगा ब्लैंक में? ब्रेक इनटू, ब्रेक अपार्ट, ब्रेक डाउन, या फिर ब्रेक एट। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते थे बचपन में। चार ऑप्शन यहाँ रख रख के देखते थे कि कौन सा बोलने में सही लग रहा है, वो टिक करके आ जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेक अपार्ट। मेनी टूथ ब्रशेज आर अनरिसाइक्लेबल बिकॉज द कंपोजिट प्लास्टिक आर डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू ब्रेक अपार्ट। इस ब्लैंक की जगह क्या आएगा? नथिंग इज द वाइल्ड गोज टू वेस्ट ऑन डैश अ फुटप्रिंट, एट ऑल, इवन, ओनली, या फिर अपार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवन। नथिंग इन द वाइल्ड गोज टू वेस्ट, नॉट इवन अ फुटप्रिंट। ब्लैंक की जगह क्या आएगा? वॉल्व्स आर अमंग आवर प्लैनेट्स बेस्ट स्टडीड एनिमल्स, येट डैश हैबिटाट्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली मिस्टीरियस, देयर, दे आर, या फिर दे हैड। चारों में से क्या आएगा ब्लैंक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देयर। देयर मतलब उनका, येट देयर हैबिटाट, उनके हैबिटाट में, और ये देयर मतलब तो वहाँ हो जाता है। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, साइंस के क्वेश्चंस करते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए प्रतिकृति में शामिल नहीं होता है? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, लिगेज, या फिर आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति में शामिल नहीं होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स, किस किस की ज़रूरत होती है डीएनए रेप्लिकेशंस को? हेलिकेज की, डीएनए पॉलीमरेज की, और लाइगेज की, जो कि फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। आरएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, नॉट रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में यूज नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है आरएनए पॉलीमरेज का। रक्त में कैल्शियम स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, एड्रेनालिन, या फिर थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम को कम करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त कैल्शियम को बढ़ाता है। कौन सा ऑर्गेनल अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है और अपने कुछ प्रोटीन स्वयं उत्पन्न कर सकता है? ये सेल होता है, कोशिका होती है, इसके कोशिका के बहुत सारे अंदर कोशिकांग होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग होता है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है और कुछ प्रोटीन स्वयं उत्पन्न कर सकता है? सेल वाला पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था।
न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी एपरेटस। कौन से भाग में, कौन से कोशिका के अंगक में डीएनए और राइबोसोम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस कहा जाता है इसको। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस होता है, दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा डीएनए और कौन से कोशिकांग में होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। और राइबोसोम भी होता है, कैन प्रोड्यूस सम एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोटीन कर सकता है, एंड दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। मनुष्यों में गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मनुष्यों में जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है एग, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 46, 22 या फिर 44? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23। कंफ्यूज मत होना, जोड़े नहीं लिखे हैं, 23 जोड़े नहीं होते हैं गैमेट में, सिर्फ 23 होते हैं। ह्यूमन से 46 क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल, जो सोमेटिक सेल होते हैं उसमें कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो गैमेट्स होते हैं उसमें कितने होते हैं? सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाने के लिए जिम्मेदार होती है? टी हेल्पर कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, मैक्रोफेज या फिर न्यूट्रोफिल्स? इन चारों में से कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा सेल्स। बी सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स आफ्टर एक्टिवेशन और प्लाज्मा सेल्स सेक्रेट एंटीबॉडीज। कौन सा पौध हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिलिक एसिड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन पौधों की कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देती है और ये सेल वॉल को ढीला कर बढ़ने में मदद करती है। डबल स्लिट प्रयोग में यदि स्लिट्स के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, बाकी सब समान रहे, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? आधी हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी, समान रहेगी या फिर 4 गुनी हो जाएगी? तो डबल स्लिट प्रयोग में यदि स्लिट्स की जो दूरी है उसको आधा कर देते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो डबल हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव ये दर्शाता है कि प्रकाश केवल तरंग की तरह व्यवहार करती है, प्रकाश केवल कण की तरह व्यवहार करता है, प्रकाश की तरंग और कण दोनों विशेषताएं होती है, या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इजी है ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइट हैज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। द्वैत प्रकृति बोलते हैं इसको प्रकाश की। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कण की प्रकृति दिखाता है, परासरण और व्यतिकरण तरंग की प्रकृति दिखाता है, प्रकाश में दोनों विशेषताएं होती है। कार्नोट इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? कार्यकारी पदार्थ पर, स्रोत और सिंक के बीच तापमान पर, गैस के आयतन पर या फिर गैस के दबाव पर? तो कार्नोट इंजन की जो दक्षता है वो स्रोत और सिंक के तापमान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक। ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। बेंजीन प्लस HNO3 या फिर H2SO4, कोई सा भी एसिड दोनों में से बेंजीन के साथ क्रिया करवाते हैं, इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एनिलीन या फिर क्लोरोबेंजीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन नाइट्रेशन और इसकी क्रिया करवाएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा।
निम्न में से जल विलयन में सबसे मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर रुबिडियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। जल विलयन में सबसे मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? पोटेशियम। क्षार धातु का रिड्यूसिंग पावर नीचे की ओर बढ़ता है। के सबसे शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, तो उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य घट जाता है, जो वेवलेंथ होता है वो कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? किस कारण से ये होता है? तो उसका संवेग बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है, ऊर्जा घटती है या फिर आवृत्ति घटती है? क्या होगा चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोमेंटम इंक्रीजेस। संवेग बढ़ता है, उसकी वजह से इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य घट जाता है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। संवेग बढ़ेगा, तरंगदैर्ध्य घटेगी। एक विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण हमेशा किस इलेक्ट्रोड पर होता है? एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर या फिर किसी पर नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोड पर। एक विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज रहता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, अकर्स एट एनोड। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सी प्रतिरक्षा मां से बच्चे में एंटीबॉडी के माध्यम से पहुंचती है? सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा या फिर कोशिका आधारित प्रतिरक्षा? इनमें से कौन सी इम्यूनिटी है जो मां से बच्चे में पहुंचती है, मां से बच्चे में एंटीबॉडी के माध्यम से पहुंचती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि प्लेसेंटा हो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क हो जाएगा। प्रोवाइड टेम्पररी प्रोटेक्शन। अब साइंस के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक तब होता है जब, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक कब होगा? जब प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली, जब प्रोसेस जो है सीक्वेंशियली एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती जाएगी, या फिर मल्टीपल प्रोसेसेस वेट इनडेफिनेटली फॉर रिसोर्सेज, जो मल्टीपल प्रोसेसेस वेट करेगी इनडेफिनेटली तक रिसोर्सेज के लिए। सीपीयू यूटिलाइजेशन इज 100%, सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% हो जाएगा या फिर मेमोरी फुल हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक कब होगा? जब कौन सी सिचुएशन होगी? तो देखो, डेडलॉक को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो एक छोटा सा रास्ता है, उसमें से एक गाड़ी जाने की जगह, एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है। अब एक गाड़ी इस साइड से आ गई, एक गाड़ी सामने साइड से आ गई, दोनों ढीठ जैसे खड़े हैं, कोई भी हिलने को तैयार नहीं है। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? डेडलॉक की। कोई भी नहीं हटेगा, पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टीपल प्रोसेसेस वेट इनडेफिनेटली फॉर रिसोर्सेज। जो मल्टीपल प्रोसेस है वेट करती रहेगी रिसोर्सेज के लिए। डेडलॉक प्रक्रियाएं संसाधनों का अनिश्चित काल तक इंतजार कर सकती है, पता नहीं कब तक खड़े रहेंगे दोनों ढीठ जैसे, और कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। अरे आप पीछे हट जाओगे तो कोई छोटे थोड़ी ना हो जाओगे। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रिकर्सिव फंक्शन सेल्स के लिए सबसे उपयुक्त है? क्यू, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट या फिर ट्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैक। ये थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, रिकर्सिव सेल्स LIFO ऑर्डर, स्टैक स्टोर्स रिटर्न एड्रेसेस एंड लोकल वेरिएबल्स। SQL में किसी टेबल को पूरी तरह हटाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है? डिलीट टेबल, ड्रॉप टेबल, रिमूव टेबल या फिर ट्रंकेट टेबल? चारों में से क्या सही आंसर होगा? किसी टेबल को पूरी तरह हटाने के लिए आप कौन सा कमांड दोगे SQL में? तो ऑप्शन बी, ड्रॉप टेबल इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्रॉप टेबल में टेबल प्लस डेटा हमेशा के लिए हट जाता है और ट्रंकेट में डेटा हटता है, टेबल संरचना रहती है।
निम्न में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? रोम, रेम, फ्लैश मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क? बहुत बार बता चुकी हूँ, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब परिवर्तनीय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेम। ठीक है, बिजली बंद होने पर डेटा इसका हट जाता है, तो वो वॉलेटाइल हो जाएगी। टीसीपी आईपी मॉडल में लॉजिकल एड्रेसिंग किस लेयर की जिम्मेदारी होती है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या फिर डेटा लिंक लेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर मैकेट्रिक्स फिजिकल से संबंधित है। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इंटरनेट एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस या फिर इंटीग्रेशन एज अ सर्विस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क संसाधन प्रदान करता है ये। निम्न में से कौन सा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सी, फोर्ट्रॉन, पाइथन या फिर कोबोल? तो बहुत इजी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाइथन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। कौन सी टोपोलॉजी बेहतर फॉल्ट टॉलरेंस देती है? बस, रिंग, स्टार या फिर मैश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैश, क्योंकि देखो बस तो ऐसा होता है, अब इसी केबल, एक केबल के थ्रू काफ़ी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो एक केबल खराब हुई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए। ठीक है, एक लिंक फेल होने पर नेटवर्क इसका चलता रहता है, क्योंकि मैश एक से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, काफ़ी सारे हब्स हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या होता है? फाइलों को हमेशा के लिए स्टोर करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, डेटाबेस बनाना या फिर प्रोग्राम कंपाइल करना? क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? बहुत ही इजी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग को मशीन कोड में अनुवादित करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या फिर टेक्स्ट एडिटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपाइलर। बहुत ही इजी था ये भी। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट होल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। बिना एग्जीक्यूशन हुए पहले ही वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? रेम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर सीपीयू कैश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में रेम और रोम आते हैं और बाकी सारी सेकेंडरी मेमोरीज होती है। तो ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क। बाकी सारी प्राइमरी है, रेम, रोम, सीपीयू कैश वगैरह, ये सारी प्राइमरी मेमोरीज होती है। नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस क्या पहचानता है? नेटवर्क पर डिवाइस का स्थान, डिवाइस का मैक पता, ओएस का प्रकार या फिर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिवाइस लोकेशन ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पर डिवाइस का स्थान पहचानता है आईपी एड्रेस। ठीक है, निम्न में से कौन सा सीपीयू द्वारा सीधे निष्पादित नहीं किया जा सकता? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम या फिर बाइनरी निर्देश? तो बहुत ही इजी प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को सीपीयू सीधे निष्पादित, सीधे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले ये मशीन लेवल लैंग्वेज में इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी।
निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? गूगल ड्राइव, हार्ड डिस्क, यूएसबी या फिर रैम? ये भी बहुत इजी है। ऑप्शन ए गूगल ड्राइव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ओनली अ फ्यू रेड्स आर ब्लूज, ऑल ब्लूज आर ग्रीन्स, नो ग्रीन इज येलो। कंक्लूजन क्या है? सम रेड्स आर नॉट ग्रीन्स, ऑल रेड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी। तो चारों में से क्या आएगा? वेन डायग्राम बना लेना इसका, या फिर आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आता हो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ओनली रेड और ब्लूज, आप भी सॉल्व करो। ऑल ब्लूज आर ग्रीन्स, नो ग्रीन इज येलो, सो सम ऑल रेड बीइंग येलो। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीदर वन नॉर टू फॉलोज, दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। हाँ, एक निश्चित कूट भाषा में स्टेयर्स को ये लिखा जाता है, हाउस को ये लिखा जाता है, तो ब्रिज को कैसे लिखेंगे? चारों में से जल्दी से डिकोड करो। तो सबसे पहले तो लेटर्स की पोजीशन देख लो, कहाँ कहाँ पर कौन सा लेटर आता है। अब उसमें कुछ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, रिवर्स में चल रहा है, इस तरह से आपको डिकोड करना होता है। तो देखो, S19 नंबर पर आता है, T20, A फर्स्ट नंबर पर, I तो ये तो लाइन से लिखे हुए सारे हैं, जो लेटर की पोजीशन होती है वही है। सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। H की पोजीशन 80 होती है, हाँ। O15, हाँ ठीक है, तो वही लिखे हुए हैं। तो B2 नंबर पर, R 18 नंबर पर, I 9 नंबर पर, और फिर 94। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की इकलौती बहू की बेटी है। तस्वीर वाली लड़की का विपिन से क्या संबंध है? बहन है, बेटी है, पत्नी है या फिर भतीजी, भांजी, कौन है? इकलौती बहू मतलब उसकी वाइफ की बेटी, मतलब उसकी बेटी हुई ना, तो ऑप्शन बी डॉटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक केंद्र की ओर मुख करके घेरे में बैठे हैं। A C के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो H और G का निकटतम पड़ोसी है। यदि B G के दाएं से तीसरे स्थान पर है तो A के विपरीत कौन है? G, B, D या फिर F? जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखना आप, क्या आंसर आएगा इसका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन ए जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमा लेना इसको आप। बाय प्लेसिंग सी देन ए सेकेंड लेफ्ट एंड द टेस्टिंग। ठीक है, इसको तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सॉल्व करके देखोगे तभी कुछ मतलब निकलेगा। कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 7, 13, 25, 49, 97, उसके बाद क्या आएगा? जल्दी से सॉल्व करो। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके और -1 हो रहा है ना। 7 दूनी 14, -1 13, 13 दूना 26, -1 25, 25 दूना 50, -1 49, 49 दूना 98, 98 -1 97, 97 टू ज़ा 194, 194 -1 193। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक व्यक्ति बिंदु X से शुरू करता है, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है, फिर बिंदु Y तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है। तो X और Y के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? मान लो ये पॉइंट है X, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। अब वो 10 मीटर उत्तर की ओर गया है, फिर लेफ्ट टर्न लिया है और 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर चला, फिर वापस से लेफ्ट चला है 10, यहाँ से फिर 10 नीचे आ गया, अंत में दाएं मुड़ता है और बिंदु Y तक पहुंचने के लिए फिर यहाँ से 5 मीटर चला और ये Y तक पहुंच गया। तो यहाँ से 5 और ये 5, 10, X और Y के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? जल्दी से सॉल्व करो। 2, 4, 6 या फिर 9, दिमाग लगाओ। ठीक है, तो आप पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 9 में से 4 को माइनस किया तो क्या आया 5 और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 चौक 20। 8 में से 5 को माइनस किया तो 3, 3 चौक 12। 7 में से 6 को माइनस किया तो 1 और 1 में 4 को गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट है ट्रेवल बाय एयर टू रीच मुंबई फ्रॉम दिल्ली क्विकली। अजम्पशंस क्या है कि दिल्ली एंड मुंबई आर कनेक्टेड बाय एयर और देयर आर नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कथन क्या है कि दिल्ली से मुंबई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई यात्रा करें। पूर्व धारणाएं क्या है इसमें कि दिल्ली और मुंबई हवाई मार्ग से जुड़े हैं, तभी तो यात्रा कर पाएंगे, और परिवहन का अन्य कोई साधन नहीं है। तो क्या आंसर होगा? बहुत ही इजी है ये तो ऑप्शन ए, ओनली वन इज इम्प्लिसिट। सिर्फ जो पूर्व धारणा वन है वो ही इसके अंदर अंतर्निहित है। 40 छात्रों की एक पंक्ति में आर दाएं से 11वें स्थान पर है, एम बाएं से 14वें स्थान पर है। उनके बीच कितने छात्र हैं? 15, 16, 14 या फिर 13? तो आप पॉज करके सॉल्व कर लेना, मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखो, इन दोनों को प्लस करना, 14 और 11 कितना हो रहा है? 25, और इस 40 टोटल है, इसमें से माइनस कर देंगे तो 40 माइनस 25 करेंगे तो 15। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस। तो इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। तो देखो 36 है, फिर मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा? माइनस, ठीक है 12, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड 4, फिर 4 डिवाइड की जगह क्या आएगा? प्लस 6, फिर प्लस है, प्लस की जगह डिवाइड आएगा 2, और माइनस मीन्स मल्टीप्लाई है और 3। बोर्ड मास आपको आता होगा। 4 तिया 12, 36 में से 3 जाएगा तो 33, इधर 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 33 प्लस 9 कर देंगे तो आंसर ऑप्शन ए 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों विकर्णों वाले एक वर्ग में कितने त्रिभुज होते हैं? एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसमें 2 विकर्ण बने हुए हैं, ठीक है, ये 2 डायगोनल है विकर्ण। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है तो गिन लो कितने त्रिभुज हैं। 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। एक राजनीतिज्ञ कहता है कि यदि हम छात्रों को शैक्षिक ऐप के लिए कक्षा में टैबलेट का उपयोग करने की अनुमति देते हैं तो वे जल्द ही सारा दिन गेम खेलना शुरू कर देंगे और अंततः वे किताबें पढ़ना पूरी तरह से बंद कर देंगे और एक पीढ़ी के भीतर कोई भी पढ़ना या लिखना नहीं जान पाएगा। ये कौन सी फैलेसी है, कौन सा तर्क दोष है? चक्रक तर्क, फिसलन भरी ढलान, लोकप्रियता का आग्रह या फिर मिथ्या सादृश्य? तो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लीपरी स्लोप, फिसलन भरी ढलान। जिसमें क्या होता है कि आप कोई भी स्टेप लेते हो तो डायरेक्ट रिजल्ट आपका कोई बता देता है कि अच्छा ये स्टेप लोगे तो ये हो जाएगा, और ज़्यादातर नेगेटिव ही होगा। तो आपको कुछ भी करने के लिए स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या नेगेटिव रिजल्ट आएंगे।
अब आप इस डर से गाड़ी ही नहीं निकालोगे कि बाहर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, तो गाड़ी तो निकालनी पड़ेगी बाहर। तो स्लीपरी स्लोप जो होता है तर्कदोष तब होता है जब कोई दावा करता है कि एक छोटा सा पहला कदम अनिवार्य रूप से नकारात्मक घटनाओं की एक श्रृंखला की ओर ले जाएगा, बिना ये सबूत दिए कि ये चरम परिणाम वास्तव में होंगे या नहीं होंगे। इस मामले में वक्ता टैबलेट का उपयोग करने से सीधे साक्षरता के अंत पर पहुंच जाता है कि क्लास में अगर बच्चे टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो साक्षरता का, लिटरेसी का बिल्कुल अंत ही हो जाएगा, जबकि ये साबित नहीं किया गया है कि एक कदम दूसरे की ओर ले ही जाएगा। एक अभियान का विज्ञापन कहता है कि या तो आप पुलिस विभाग को वित्त पोषित करने के लिए नई कर वृद्धि का समर्थन करें, या फिर आप चाहते हैं कि अपराधी हमारी सड़कों पर खुलेआम घूमें। यहाँ कौन सी फैलेसी है? अपील टू पिटी, फॉल्स डिलेमा, पोस्ट होक एर्गो, या फिर जेनेटिक फैलेसी। तो ये वाली फैलेसी मैंने आपको पहले भी समझाई थी, तो ऑप्शन बी फॉल्स डिलेमा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बस दो ही ऑप्शन है, या तो ये या तो ये, कोई बीच का ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था कि आप बीजेपी की कोई पॉलिसी लेकर आइए, बीजेपी, आप उसका सपोर्ट करोगे तो आप अंधभक्त हो, और आप उसको अपोज करोगे तो आप फिर एंटी बीजेपी हो जाओगे। बीच का कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। फॉल्स डिलेमा तब होता है जब कोई व्यक्ति केवल दो चरम विकल्पों को इस तरह से पेश करता है कि वो ही एकमात्र संभावनाएं हैं, जबकि वास्तव में कई अन्य मध्यम मार्गी विकल्प भी हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कर वृद्धि किए बिना भी पुलिस का समर्थन कर सकता है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, घड़ी संबंधित है समय से, तो थर्मामीटर किससे संबंधित होगा? ऊष्मा से, विकिरण से, तापमान से, या फिर ऊर्जा से? तो बहुत ही ईजी है, जैसे कि घड़ी समय बताती है तो थर्मामीटर क्या बताता है? तापमान, टेम्परेचर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? रेशियो बताना है दोनों संख्याओं का। दो संख्याएं हैं x और y, उन दोनों का योग कितना है? 40 है, और दोनों का अंतर कितना है? 4 है, तो संख्याओं का अनुपात, तो ये 2x हो जाएगा, 44, 22, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई? 22। अब 22 को इसमें रख दो, है ना, 40 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो 22 और 18 है, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो दोनों में 18, 11:9, 11:9। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखे भी है, तो आप अच्छे से देख सकते हो। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या उसमें क्या है? 21, 23, 25 और 19। इनको अच्छे से सॉल्व किया करो, पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 5 लगातार जो संख्याएं है उनका औसत कितना है? 25 है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 21, 23, 25, 27 और 29। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? 21 है। सॉल्व कर लेना आप। यदि a का 20% बराबर b का 50% है, तो a का कितना प्रतिशत b है? 30%, 40%, 25% या फिर 15%? ठीक है, जल्दी से बताओ, क्या सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होगा? तो परसेंट वाला है, दोनों को सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40%। एक वस्तु को 25% की हानि पर 300 रुपये में बेचा जाता है, इसका क्रय मूल्य क्या है? 350 रुपये, 450 रुपये, 400 रुपये, या फिर 375 रुपये? इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो बहुत ही ईजी है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस का 75%, और इसका निकाल लेना आप, तो सीपी क्या हो जाएगा? 400। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक आपको आती हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना, और बस सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 सेकंड में खंबे को पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा?
तो यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती मत कर देना, यहाँ पर यूनिट को चेंज करना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लेना, वरना आंसर गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन कर ही नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 150/9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इन्होंने इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बाद में चेंज किया, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो, या फिर जो दो वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लो, या फिर आंसर को फिर मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, 12%, 10%, 12.5% या फिर 15%। तो उसका रेट परसेंट आपको निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, वही फॉर्मूला लग जाएगा, P/R/T/100 वाला। 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 200 रुपये, 210, 220, 205। इसका फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ हर मॉक टेस्ट में। A=P, ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, और सारी वैल्यूज पुट कर देना। एक षटभुज हेक्सागोन के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री या फिर 900 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला होता है कि n-2 × 180। अब n मतलब हेक्सागोन में 6 साइड होती है, तो यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा, 6। पेंटागन होता तो 5 साइड वाला होता तो 5 आ जाता। उसके आंतरिक कोण पूछे होते, तो किसी के भी आंतरिक कोण पूछे, उसकी जितनी साइड होती है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n। अब 6 में 2 गया तो 4, 4 में 180 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 का गुणा करेंगे तो 8 × 32, 720। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM 72 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, 36, 48, 60 या फिर 72। क्या आंसर होगा? तो LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो इन दोनों को गुणा करके 24 से भाग दे देंगे, तो 12 × 72/24। क्लास 10th की मैथ्स की जो NCERT ना, उसके फर्स्ट चैप्टर में ही है। 12 × 12, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे इसको तो 2 × 6, 2 × 12, 36। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 किलोग्राम रुपए वाले चावल को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वो 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? 1:2 में मिलाएंगे, 3:1 में मिलाएंगे, 1:3 में मिलाएंगे या 2:3 में मिलाएंगे? तो यहाँ इसका सॉल्यूशन किया हुआ है कि 80 - 75 रेशो 75 - 60 हो जाएगा, और दोनों को कट कर देंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:3। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 83 से 85 के लिए टेबल दिया हुआ है, इसके बेसिस पर ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये ईयर दिया हुआ है, ये ब्रांड ए की वैल्यूज़ है थाउजेंड्स में, ठीक है, 40,000 है, 55,000 है, और ये ब्रांड बी की वैल्यूज़ है थाउजेंड्स में, ठीक है। अब ये टेबल देख लो, क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, फिर टेबल बता दूंगी एक बार। सभी वर्षों में ब्रांड ए का औसत उत्पादन कितना है? सभी वर्षों में ब्रांड ए का एवरेज निकालना है आपको, तो ये रही टेबल। इन सारे ही वर्षों में ब्रांड ए का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबको प्लस करके, और कितनी है, 5 है तो 5 से भाग दे देना, डिवाइड कर देना। पांचों वैल्यू को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, पांचों को प्लस करके और 5 से डिवाइड कर देना। 2021 और 2022 में ब्रांड ए के कुल उत्पादन का 2024 और 2025 में ब्रांड बी के कुल उत्पादन से अनुपात क्या है? 2021-22 ब्रांड ए का प्लस कर लेना, 2024-25 ब्रांड बी का प्लस कर लेना, ठीक है। 21-22 ब्रांड ए का प्लस करोगे तो यहाँ लिखना, 24-25 ब्रांड बी का प्लस करोगे तो यहाँ पर लिखना दोनों वैल्यूज को, और कट रहा हो तो काट देना। देखो 21-22 में कितनी थी, 40 और 55 मतलब 95, और 24-25 में ब्रांड बी में 80 और 55 कितना हो जाएगा, 135। और 95 और 135 को अगर काटोगे तो एक बार चेक कर लेना काट के, मैंने जल्दी में बता दिया है।
सभी 5 वर्षों में ब्रांड ए और ब्रांड बी के कुल उत्पादन के बीच अंतर कितना है? 35,000, 40,000, 45, 50,000। तो ब्रांड ए में सबको प्लस कर लेना, ब्रांड बी में सबको प्लस कर लेना, दोनों को माइनस कर देना। ये रही टेबल, एक बार देख लो। इन सबको प्लस करना, इन सबको प्लस करना, इन सबको प्लस करना और दोनों को माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा। अब मैथ्स के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। नम्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्रूर, कठोर, अहंकारी या फिर निर्दयी? तो बहुत ही इजी है, विलोम बताना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, पर्यायवाची नहीं पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अहंकारी। राम और श्याम मित्र है, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि? बहुत ही इजी है ये तो, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी द्वंद्व समास इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है। माता और पिता, शिव और पार्वती, राम और श्याम, इसमें द्वंद्व समास होता है। जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा? सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान या फिर सर्वदर्शी? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वव्यापी। जो सब जगह विद्यमान होता है उसको सर्वव्यापी बोलते हैं। रश्मिरथी महाकाव्य किस पात्र पर आधारित है? अर्जुन, भीष्म, कर्ण या फिर कृष्ण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ण। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? दूसरों पर दोष मढ़ना, अपनी गलती छिपाना, घमंड करना या फिर बहाना बनाना? तो खुद को डांस करना नहीं आता है और आप बोल देते हो कि आंगन ही टेढ़ा है, मतलब दूसरों पर दोष मढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? लोकहित, सदाचार, दुर्जन या फिर नमोवाक्य? तो ऑप्शन डी, नमोवाक्य में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि है? देवऋषि, महात्मा, सद्भाव या फिर दुर्जन? ऑप्शन बी, महात्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। नमोस्तु शब्द में किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि? तो ऑप्शन सी, विसर्ग संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? राजेंद्र, महोत्सव, देवालय और सदाचार? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे कहा कि वह कल आएगा, उसने मुझसे कहा कि वह कल आएगा, उसने मुझे कहा कि वह कल आएगी, उसने मुझसे कहा कि वह कल आएगी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उसने मुझसे कहा कि वह कल आएगा। तो ऑप्शन डी भी इसका सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी और डी दोनों ही सही है इसके आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे उससे मिलना है, वह मुझसे मिलने आया था, उसने मुझसे किताब ली, हम उनसे बात करेंगे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वह मुझसे मिलने आया था। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सुंदरता, अशुद्ध, भलाई और मिठास? तो ऑप्शन बी, अशुद्ध में अ उपसर्ग लगा हुआ है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निराश, सपूत, बचपन और अयोग्य? तो ऑप्शन सी, बचपन में पन प्रत्यय लगा हुआ है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? जल, पवन, अनल या फिर गगन? तो ऑप्शन सी, अनल इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल।
तो ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, बता सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि और भी जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके अलावा स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की, उसमें आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। पार्ट ए पार्ट बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना और उनको छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।